वेलकम टू इन्फोस्फीयर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा नाम है जिसकी कहानी किसी अंजाम पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खत्म हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो चलिए आज इसी अनसुलझे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद की दिल्ली से। यहाँ एक ऐसा मुकदमा चल रहा था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, और ये मुकदमा एक बहुत बड़ी अनसुलझी कहानी की तरफ बस एक इशारा था। जरा सोचिए, नवंबर 1945 का वो माहौल। ऐतिहासिक लाल किले के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के 3 बड़े अफसरों पर कोर्ट मार्शल चल रहा था, और बाहर पूरे देश की हवा में एक अजीब सी खामोशी, एक बेचैनी थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इस मुकदमे ने ही आईएनए को, जो अब तक एक तरह का रहस्य थी, जनता के सामने ला खड़ा किया। फैसला आया आजीवन कारावास। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। कमांडर इन चीफ ने ये सजा माफ कर दी, और जैसे ही ये खबर बाहर आई, मानो पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ गई। ये तीनों अफसर रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। इन अफसरों की रिहाई का जश्न तो खूब मना, लेकिन सबके जहन में एक सवाल घूम रहा था। उस शख्स का क्या हुआ जिसने इस पूरी सेना को बनाया था, जिसने उन्हें नेतृत्व दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? और बस यहीं से उस बड़े रहस्य की शुरुआत होती है जो आज तक अनसुलझा है। रहस्य को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले उस इंसान को समझें जिसने आजादी के लिए एक इतना अलग, इतना क्रांतिकारी रास्ता चुना था। सुभाष चंद्र बोस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक असाधारण छात्र थे। उन्होंने उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस पास की। लेकिन भारत की आजादी का जुनून ऐसा था कि उन्होंने उस प्रतिष्ठित नौकरी को ठोकर मार दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनकी सोच कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर महात्मा गांधी से काफी अलग थी। एक गहरा वैचारिक मतभेद था। जहां गांधी जी अहिंसा और सविनय अवज्ञा के रास्ते पर विश्वास करते थे, वहीं बोस का साफ मानना था कि आजादी पाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाने होंगे। और यही सोच उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले गई। वो अपने इरादों के कितने पक्के थे, इसका सबसे बड़ा सबूत 1941 में मिलता है, जब वो अंग्रेजों की नजरबंदी से भाग निकले। और ये कोई मामूली फरारी नहीं थी, ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बदलना, पेशावर और काबुल के खतरनाक रास्तों से गुजरना, और फिर ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से बर्लिन पहुंचना, ये एक साफ संदेश था कि वो आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। बर्लिन पहुंचकर उनका मिशन रुका नहीं, बल्कि अब और बड़ा होने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया के दिल में अपने सपने को एक असली लड़ाकू सेना में तब्दील कर दिया। आर्मी इंडियन नेशनल आईएनए का गठन पहले भारतीय युद्धबंदियों से हुआ था, लेकिन शुरुआती दौर में इसमें वो दम नहीं था। फिर जुलाई 1943 में जब बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। बोस के आते ही आईएनए की तो जैसे काया ही पलट हो गई। उन्होंने आजाद हिंद के नाम से एक अस्थायी सरकार का ऐलान कर दिया। जय हिंद और चलो दिल्ली जैसे नारे दिए, जो आज भी गूंजते हैं। और सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि उनकी सेना में भारत के हर धर्म, हर क्षेत्र के सैनिक थे। यहाँ तक कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में महिलाओं की एक लड़ाकू रेजिमेंट भी थी, रानी झांसी रेजिमेंट। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। आइए देखते हैं कि बोस के अंत की आधिकारिक कहानी क्या है और उस पर शक की सुई क्यों घूमती है। तो देखिए, सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ताइवान में टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। कहा गया कि वो बुरी तरह जल गए थे और अस्पताल में उसी शाम उनकी मौत हो गई। उनकी राख को बाद में टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दिया गया। दशकों तक दुनिया यही कहानी सच मानती रही। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी थी? युद्ध के अंत का वो अफरा तफरी का माहौल, कोई ठोस सबूत नहीं। इन सब वजहों से ये सवाल लगभग फौरन उठने लगा कि क्या ये सच में एक हादसा था या फिर अंग्रेजों की गिरफ्त से बचने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा नाटक। इस रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने भी कोशिशें की। एक नहीं, कई जांचें हुई,
लेकिन इन जांचों ने रहस्य को सुलझाने की बजाय उसे और भी ज्यादा उलझा दिया। देखिए, भारत सरकार ने 3 अलग-अलग जांच आयोग बनाए। पहले 2 शाहनवाज समिति और खोसला आयोग दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, बोस की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन फिर 2005 में आया मुखर्जी आयोग और इसने सब कुछ पलट दिया। इस आयोग ने कहा कि बोस उस प्लेन क्रैश में मरे ही नहीं थे, और तो और रिंकोजी मंदिर में रखी राख भी उनकी नहीं बल्कि किसी जापानी सैनिक की है। अब सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिससे ये विवाद हमेशा के लिए और भी गहरा हो गया। इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा साल 2016 में, जब भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी सैकड़ों सीक्रेट फाइलों को डिक्लासिफाई करना यानी सार्वजनिक करना शुरू किया। जाहिर है, इन फाइलों ने इस बहस को और भी ज्यादा हवा दे दी है। भले ही उनके आखिरी दिनों का सच जो भी हो, एक बात तो तय है, बोस की कहानी आज भी भारत की सांस्कृतिक यादों में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर जिंदा है। ये रहस्य इतना गहरा है कि 70 से भी ज्यादा सालों से हमारे फिल्म मेकर्स इस पर फिल्में और सीरीज बनाते आ रहे हैं। 1950 की समाधि से लेकर द फॉरगॉटन हीरो और हाल की सीरीज जैसे बोस डेड/अलाइव और गुमनामी तक उनकी कहानी बार बार नए अंदाज में कही गई है। और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बोस और आयने की विरासत तो आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। उनका दिया नारा जय हिंद हमारा राष्ट्रीय अभिवादन बन गया, उनके सम्मान में डाक टिकट जारी हुए, और उनका जोशीला मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा आज भी भारतीय सेना की एक रेजिमेंटल मार्च के तौर पर बजाया जाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, किसी कहानी का इतिहास कैसे लिखा जाए जब उसका सबसे जरूरी, सबसे आखिरी पन्ना ही गायब हो। नेताजी का रहस्य सिर्फ एक अनसुलझी पहेली नहीं है, ये हमें इतिहास, यादों और सच के मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।